हेलो दोस्तों। 10 मिनट सीरीज जिसमें हम कम से कम 1 और 2 मार्क्स इंश्योर कराना चाहते हैं आपका, उस सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम कवर कर रहे हैं जेआईबी के इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पेपर में एक जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है हमारा सेक्टर, जो डिफरेंट सेक्टर्स का, उसमें आज हम कवर करेंगे दोस्तों इंडस्ट्री सेक्टर। तो इंडस्ट्री सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर हमारा सेकंड ऐसा सेक्टर है जो हमारी जीडीपी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है। ये जो इंडस्ट्री सेक्टर है बेसिकली उतना ही वाइटल है। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। कैसे करता है? प्रोवाइड सेल्फ सफिशिएंसी एंड एम्प्लॉयमेंट, जनरेट्स डिमांड फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटी। तो इंडस्ट्री सेक्टर से ही एग्रीकल्चर कमोडिटी की डिमांड जनरेट होती है। अगर हम कुछ भी जैम बना रहे हैं, जेली बना रहे हैं, तो हमें रॉ मटेरियल की डिमांड होगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड होगी। ठीक है। एंड प्रोड्यूस रिपल इफेक्ट। अब रिपल इफेक्ट क्या होता है? रिपल इफेक्ट का मतलब एक के बाद एक के बाद है। अगर हल्की सी एक, जैसे पानी में हम अगर पत्थर डालते हैं तो एक जो लेयर बनती है, उसके बाद अगली अगली बात वो फैलती चली जाती है, तो इसको बोलते हैं हम रिपल इफेक्ट। इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है इस कलर में, वो 14-15% से लेकर के लगभग 30-31% के आसपास यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। यानी इसने ग्रोथ ली है। केवल हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ब्लू वाला, ये डाउन हुआ है। अदरवाइज हमारी सर्विस सेक्टर जो सेकंड में थी वो फर्स्ट में आ गई है, और जो हमारी इंडस्ट्री सेक्टर थर्ड में था वो सेकंड में आ चुका है। तो इस ग्राफ से आप देख सकते हैं 1950 से 2025 तक का जो भी यहाँ पे सफर रहा है वो इस तरह से रहा है। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यही जो हमारा सेकेंडरी यानी इंडस्ट्री सेक्टर है, इसके 4 सब सेक्टर हैं। इन सब सेक्टर्स की बात करते हैं तो जो पहला सब सेक्टर हमें दिखाई देता है माइनिंग एंड क्वेरिंग, जो लगभग 3% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो ये 18% ऑफ जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 18% के आसपास कवर करता है। अगर हम पावर, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी सर्विस की बात करें तो लगभग 3% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। और कंस्ट्रक्शन की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये 2% है। कितना परसेंट है? 2%। ठीक है। कंस्ट्रक्शन की बात अगर हम करें तो ये 8% कवर करता है। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे ये लगभग जो है 30-31 के आसपास परसेंटेज जो है हमारा कवर कर रहे हैं चारों सेक्टर, इस तरह से इंडस्ट्री सेक्टर के सब सेक्टर की तरफ से। ठीक है। इंडस्ट्री का जो शेयर है जीवीए में वो इंक्रीज हुआ है। कहाँ पे? देखिए यहाँ पर 17-16% से ले करके आज 30% के आसपास जो 24-25 का जो डेटा है वो ये बता रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है दोस्तों कि ये जो जर्नी है हमारी इंडस्ट्री सेक्टर की, जो जर्नी है 4 फेजेस में मानी जाती है। और इसमें कुछ फेजेस तो हमारे जो है प्री रिफॉर्म फेजेस में आते हैं, और कुछ जो फेजेस हैं वो हमारे पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में आते हैं। इन फेजेस के बारे में देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये चैप्टर हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो जीडीपी में किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको कवर करते हुए। ठीक है। फेज वन की बात करते हैं दोस्तों। 1951 से लेकर के 1965 तक फेज वन रहा था, और इसको हम पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल फाउंडेशन भी बोल सकते हैं। और ये पीरियड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ये स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिवाइड किए गए हैं। सेकेंड फेज आता है हमारा 1965 से 1980 तक, और इसमें हमारा पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल फॉल, यानी कि यहाँ फाउंडेशन हुई और यहाँ पे इंडस्ट्री फॉल होना शुरू हो गई। ठीक है। नेक्स्ट आता है 1980 से 1991 तक। तो 1980 के बाद कुछ जो रिफॉर्म हुए थे उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर रिकवरी हुई हमारी इंडस्ट्रियल उसकी। तो हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारा इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ी ग्रोथ होती है, फिर थोड़ा डिक्लाइन होता है, तो उसी तरह देगा, उसके बाद फिर रिकवरी आती है। तो यहाँ पर हमने फाउंडेशन रखी, उसके बाद फॉल शुरू हो गया यहाँ पे, उसके बाद रिकवरी शुरू हुई। अब आता है वो फेज फोर जो कि 1991 से ऑनवर्ड था, और जिसको हम पोस्ट रिफॉर्म पीरियड भी बोलते हैं। तो उसके बाद से इंडस्ट्री ने हमारा काफी बूम किया था। ठीक है। अब यहाँ पर इंडस्ट्री सेक्टर की अगर बात होगी तो आईआईपी को भी समझना होगा।
इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक होता है जो कि लॉन्च किया जाता है कब, जब भी जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में क्या चेंजेस आए हैं उसको देखते हुए। और इस समय जो इसका बेस ईयर है, बेस ईयर है 2010 और 11, इसके बेस में इसके इंडेक्स को इशू किया जाता है। ठीक है। ये रिफ्लेक्ट करता है ग्रोथ के बारे में। किस बारे में? इन द ब्रॉड सेक्टर ऑफ, किसमें? माइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एनर्जी में, एंड ऑल्सो द ग्रोथ यूज बेस्ड सेक्टर, बेसिक गुड्स की बात करें, अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें और इंटरमीडिएरीज की बात करें, तो इन सब सेक्टर्स में ये बात करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है यहाँ पर। अगर हम बात करें कि ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा एनएसएसओ है, आपको पता होना चाहिए कि एनएसएसओ हमारे लिए सब डेटा इकट्ठे करता है। एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, विच ऑल्सो कैलकुलेट द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री। अब यहाँ तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, लेकिन कुछ हमारी कोर इंडस्ट्री भी है। और अगर हम बात करें कोर इंडस्ट्री में, तो 8 इंडस्ट्री हैं जिसमें हम बात करते हैं किसकी? रिफाइनरी प्रोडक्ट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, स्टील की बात करते हैं, कोल की बात करते हैं, क्रूड ऑयल की बात करते हैं, नेचुरल गैस की बात करते हैं, सीमेंट की बात करते हैं और फर्टिलाइजर की। तो ये हमारे वहाँ क्या है? कोर इंडस्ट्री के रूप में देखी जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है? जो भी रिफाइनरी के प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, सीमेंट है और फर्टिलाइजर्स है, यहाँ पर ये कोर इंडस्ट्री की तरह देखी जाती है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सी कोर इंडस्ट्री है। इनके बेसिस में अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच सब सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट द हाईएस्ट शेयर टू द इंडिया इंडस्ट्रियल जीवीए। जीवीए से मतलब यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड से है। तो अभी हमने देखा कि हमारी जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो लगभग ओवरऑल कितना वो करती है, लेकिन उसमें भी उसके कुछ सब सेक्टर हैं। तो सब सेक्टर में जो सबसे हाईएस्ट करती है, क्या वो माइनिंग एंड क्वेरिंग है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग है, या वो कंस्ट्रक्शन है, या वो पावर, गैस और वाटर सप्लाई है। तो हमने वहां पे आपको बताया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो 18% सबसे ज्यादा कवर करती है आउट ऑफ 30 to 31% जो हमारा इंडस्ट्री का पार्ट है, उसमें से 18% लगभग ये कवर करती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मैन्युफैक्चरिंग। जो लोग आंसर देना चाहते हैं चैट बॉक्स में दे सकते हैं। ये हाईएस्ट अमंग इंडस्ट्रियल सब सेक्टर है। और जो बाकी सेक्टर हैं उसमें कंस्ट्रक्शन का हमारा 8% है। बाकी हमने देखा था माइनिंग क्वेरिंग में 3% है, और पावर गैस में हमारा 2% है। इस तरह से ये सेग्रीगेशन है। दोस्तों हमारे वहां से लास्ट 10 ईयर में लगभग 30, जो लास्ट 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स हैं, उन्होंने हमारे वीडियोज या पीडीएफ नोट्स के थ्रू अपना जेआईबी या सीआईबी या प्रमोशन एग्जाम में हेल्प ली है और सक्सेस भी ली है। इन सब की स्पेशल जानकारी आपको NSToor School of Banking.com पर, या आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उससे भी मिल सकती है। आप लोग वीडियोस देखते हैं उसके लिए हम लोग थैंक यू करते हैं। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रीज शेयर इन द इंडिया जीवीए इंक्रीज फ्रॉम नियरली 17, पर यहाँ पे 1950-51 में 17-18% के आसपास से 21-22 में 21-22 में किस लेवल पे पहुंच गई थी। तो दोस्तों जैसे हम बात कर रहे थे, अगर हम बात करते हैं 2024-25 की, तो यहाँ पर हमने देखा था 30 से 31% के आसपास की जीडीपी हमारी शेयर जीवीए कर रहा था। और अगर हम बात करते हैं 21-22 की, तो 29% के आसपास इसका जीवीए में जो है शेयर हमारा था इंडस्ट्री सेक्टर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच फेजेस ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज नोन एज द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिकवरी। यानी किस समय पर इंडस्ट्रियल रिकवरी को वो किया जाता। तो हमने आपको बताया था कि इसके 4 फेजेस बताए थे। तो पहला था 51 से लेकर के 65 तक, दूसरा था 65 से 80 तक, और तीसरा था 80 से लेकर के 90 तक, और 91 से आगे था। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 फेजेस दिए हुए हैं। और ये रिकवरी मैंने आपको वहां पर अंडरस्टैंडिंग भी दी थी कि सबसे पहले तो फाउंडेशन हुई, उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइनिंग आई,
फिर रिकवरी आई। तो तीसरा अगर हम देखते हैं, अगर सीक्वेंशियली भी देखें, 6580 और 8191, तो यानी कि फेज 3 विल बी आवर पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिकवरी। ठीक है, तो ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट, it measures changes of volume of industrial production. It is based on 2010-11. It covers mining, manufacturing, and electricity sectors. It is calculated by रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम देख पाते हैं कि जब हम उसको स्टडी कर रहे थे तो पहला ये था कि ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के वॉल्यूम पे बेस्ड होता है कि क्या चेंज हो रहा है, उसको मीजर करता है। नेक्स्ट था हमारा जो बेस ईयर था, उसमें जो वैल्यूज ली जाती थी बेस ईयर में 2000 और 10-11 ही ली जाती थी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आईआईपी देखा जाता था वो हमारा माइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स में देखा जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इट इज कैलकुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसको करने वाला जो है वो कौन है? जो हमारी एनएसओ है, हमारी एनएसओ इस सब चीजों को कवर करती है। ये देखो ये लिखा हुआ है ना कि इट इज कैलकुलेटेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नॉट बाय आरबीआई। तो आरबीआई इसको उसको कवर नहीं करता है, इसको जो कैलकुलेट करता है वो सारा कैलकुलेशन एनएसओ हमको देता है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अमंग इंडियाज कोर इंडस्ट्री। तो हमने देखा था हमारे इंडिया में जो 7 कोर इंडस्ट्रीज हैं उसमें हमारा स्टील, कोल, फर्टिलाइजर और टेक्सटाइल, तो यहाँ पे 4 दी हुई हैं। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसमें कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन है। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, सेकंड एंड फोर करेक्ट, और 1 3 एंड 4 आर करेक्ट। तो इसमें से आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दिया है कि टेक्सटाइल जो है हमारी कौन सी कोर इंडस्ट्री में नहीं आती है। तो टेक्सटाइल जो हमारी कोर इंडस्ट्री में नहीं आती है। और कोर इंडस्ट्री में कौन सी आती है? स्टील आती है, आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, कोल आता है, फर्टिलाइजर आता है, रिफाइनरी प्रोजेक्ट प्रोडक्ट आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आता है, क्रूड ऑयल आता है, नेचुरल गैस आती है और सीमेंट आता है। तो ये सब चीजें हैं जिसमें टेक्सटाइल का नाम कहीं पर भी नहीं है। तो आज का हाँ जो हमारा यूनिट था उसमें हमने कवर किया है कि जो सेक्टर है इंडस्ट्री का वो हमारी जीडीपी या जीएवी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, और उसमें कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट भी कवर हमने किए। दोस्तों अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और या फिर आप इसे ns.tour@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और साथ साथ में वीडियो के साथ अगर आप को लगता है कि आपके किसी फ्रेंड के लिए ये यूज़फुल हो सकता है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप वीडियो देखने के लिए आए, आपने क्लास ली, आपको अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर दोस्तों।